पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष यानों का एक बेड़ा प्रकट होता है। उन यानों में से एक पर एक आदमी दल को जानकारी दे रहा होता है। वह चेतावनी देता है कि टाइम ट्रैवल दिमाग को स्पेगेटी की तरह घुमा सकता है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। दुश्मनों को उस समय से पहले ही मिटा देना जब वे जन्मे भी नहीं हों। इस समय में उनके दुश्मनों के पूर्वजों ने अभी तक अंगूठे या रीढ़ की हड्डी विकसित नहीं की है। यह बेड़ा प्लैनेटरी पीस कॉर्प्स का है और उनका मिशन है पृथ्वी को एक रेडियोधर्मी वीरान भूमि में बदल देना। लेकिन जल्दी ही यह सामने आता है कि वह आदमी यह भयानक भाषण थीम पार्क में बच्चों को दे रहा था। बच्चे रोने लगते हैं और उसका बॉस उसे ऑफिस में बुला लेता है। उस आदमी रे स्मिथ को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह अपना सामान समेटता है और बाहर चला जाता है। रे अपने दोस्तों पीट और टोबी से मिलता है जो उसी थीम पार्क में काम करते हैं। नौकरी से निकाले जाने के सदमे में वह उन्हें बताता है कि वह शायद वापस अपने घर चला जाए और अपने चाचा की दुकान में काम शुरू कर दे। पीट पूछता है कि अगर कोई बंदिश ना हो तो वह क्या बनना चाहेगा। रे बिना सोचे जवाब देता है, टाइम लॉर्ड। बाद में वे तीनों फिल्म देखने जाते हैं और फिर पब की ओर निकलते हैं। रास्ते भर उस फिल्म की बुराई करते रहते हैं। टोबी एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा है, जबकि रे और पीट उसकी कहानी का मजाक उड़ाते हैं। पब में वे एक लेटर टू हॉलीवुड लिखते हैं, जिसमें वे समझाते हैं कि खराब फिल्में बनाना कैसे बंद किया जाए। टोबी यह पत्र अपने उसी नोटबुक के पन्ने पर लिखता है जिसमें उसने पहले से ही अपनी फिल्म की कहानियां लिख रखी हैं। फिर रे उठकर एक और ड्रिंक्स राउंड लाने जाता है और पीट और टोबी पीछे से चिल्लाते हैं कि कुछ चिप्स भी ले आना। वापस आकर रे उन्हें एक लड़की कैसी के बारे में बताता है, जिसे वह समझता है कि उसके दोस्तों ने उसके लिए सेटअप किया था, लेकिन दोनों इनकार कर देते हैं। तब रे उन्हें बताता है कि कैसी ने उससे कहा कि उसने उसके बारे में सब कुछ पढ़ा है, लेकिन रे के दृष्टिकोण से वे किताबें अभी लिखी भी नहीं गई हैं। पीट और टोबी हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि वह अपनी काल्पनिक गर्लफ्रेंड बना रहा है। रे समझाता है कि कैसी भविष्य से 150 साल आगे की है। उसका टाइम मशीन उसके शरीर में ही जुड़ा हुआ है। उसकी हड्डियों को पॉलीमर कंपोजिट से बदल दिया गया है। वह समय में होने वाले लीक्स को ठीक करने वाली एक एजेंट है। उसे पहले से पता था कि रे आज पब में होगा। वह रे द ग्रेट से मिलने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी। उसने उसे एडिटर्स के बारे में भी चेतावनी दी। ये वे लोग हैं जो इतिहास से लोगों को मिटाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को टाइम एडिटिंग कहा जाता है, जो कि एक गंभीर समय अपराध माना जाता है। कैसी बताती है कि एडिटर्स ने कई मशहूर कलाकारों को उनके सबसे बड़े काम के तुरंत बाद मिटाने की कोशिश की है, ताकि उनके करियर में गिरावट आने से पहले उनकी विरासत शुद्ध बनी रहे। वह ये सब रे से इसीलिए साझा कर रही है क्योंकि वह टाइम ट्रैवल का दीवाना है। अगर वह किसी से कुछ कहे भी तो कोई उसे गंभीरता से नहीं लेगा। रे कैओस थ्योरी, अराजकता सिद्धांत का जिक्र करता है, यह कहते हुए कि एक छोटी सी चीज भी भविष्य में बड़े बदलाव ला सकती है, जैसे कि उसका थोड़ी देर से लौटना भी शायद भविष्य को बदल दे। कैसी से प्रभावित होकर रे उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देती है। कहती है कि उसे एक टाइम लीक ढूंढना है। जाने से पहले वह रे के गाल पर एक किस करती है और रात में गायब हो जाती है। पीट को यकीन है कि किसी ने उसे पैसे दिए होंगे ऐसा अभिनय करने के लिए। वह बाथरूम जाने का बहाना करता है, लेकिन जब वह लौटता है तो पब पूरी तरह से तहस नहस होता है। हर कोई मरा हुआ है, जगह बर्बाद है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कुछ विनाशकारी हुआ हो। घबराकर वह तुरंत वापस बाथरूम में भाग जाता है। पीट दोबारा लौटता है तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य मिलता है, शांत, सामान्य, वैसा ही जैसे कुछ हुआ ही न हो। कांपते हुए वह रे और टोबी को उस तबाही के बारे में बताता है जो उसने अभी देखी और जोर देता है कि कुछ भयानक होने वाला है। वह यह भी जोड़ता है कि उसने अपना ही मृत शरीर देखा, लेकिन दाढ़ी के साथ। रे और टोबी थोड़े चिंतित हो जाते हैं और खुद जाकर जांचने का फैसला करते हैं। वे बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। पीट घबराया हुआ उनके पीछे पीछे चलता है। रे बाथरूम के सभी स्टॉल्स की जांच करता है, लेकिन सब खाली होते हैं। पीट जिद करता है कि उन्हें उसके कदमों को बिल्कुल वैसे ही दोहराना होगा, तभी कुछ समझ आ पाएगा। तीनों वापस पब में जाते हैं, लेकिन वह फिर से पूरी तरह सामान्य होता है। न कोई लाश, न कोई तबाही, सब कुछ वैसा ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रे आराम से मूंगफली लेने चला जाता है, जबकि पीट और टोबी अपनी सीटों पर लौटते हैं। लेकिन जैसे ही वे बैठते हैं, वे अचानक किसी अनदेखी चीज को देखकर चौंक उठते हैं और पीछे हट जाते हैं। रे तेजी से टेबल की ओर भागता है और चौंक जाता है जब वह देखता है कि वे तीनों खुद सहित पहले से ही वहां बैठे हैं। यह देख तीनों घबराकर पब से बाहर भाग जाते हैं। बाहर रे चेतावनी देता है कि उन्हें अपने ही पुराने रूपों से टकराने से बचना होगा, वरना एक टाइम पैराडॉक्स हो सकता है। टोबी बाथरूम में वापस जाने का सुझाव देता है, लेकिन रे और पीट तुरंत इस विचार को नकार देते हैं। फिर रे एक योजना बनाता है। वे एक अलमारी में छिप जाएंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक उनके पुराने रूप
रूप बाथरूम में चले न जाएं। उसके बाद वे बिना देखे अपनी जगह पर वापस आ सकते हैं। जैसे ही उनके पुराने रूप बाथरूम में जाते हैं और अतीत में गायब हो जाते हैं, रे, पीट और टोबी चुपचाप अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलते हैं। रे को अचानक याद आता है कि कैसी अब भी कहीं आसपास होनी चाहिए। वह बाहर निकलता है और देखता है कि उसका पुराना रूप कैसी से बात कर रहा है। वह उस क्षण को चुपचाप देखता है और जैसे ही उसका पुराना रूप वहां से चला जाता है, रे कैसी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने उसका टाइम लीक खोज लिया है जो जेंट्स बाथरूम में छिपा हुआ है। कैसी को रे की बात पर यकीन नहीं होता और वह चली जाती है। कुछ ही पलों बाद कैसी का एक और संस्करण, इस बार और भी भविष्य से, आता है और रे को एक और बगीचे में ले जाती है जहां वह कहती है कि अगले 23 मिनट तक कोई नहीं आएगा। वह समझाती है कि उसकी दृष्टि से 6 महीने बीत चुके हैं जब उन्होंने आखिरी बार बात की थी। वह शांत स्वर में भरोसा दिलाती है कि उसने टाइम लीक को ठीक कर दिया है और मरे हुए लोगों के मामले को भी सुलझा लिया है। रे उससे पूछता है कि अगर सब ठीक हो चुका है तो वह अब भी यहाँ क्यों है, लेकिन वह जवाब देने से इनकार कर देती है। कहती है कि यह जानकारी समय के लिए नहीं है। वह उसे बस यही कहती है कि जब उनके पुराने रूप बाथरूम में जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एक जोड़ा बगीचे में पहुंच जाता है जिससे वह चौंक जाती है। वह तेजी से रे से कहती है कि वह वापस अलमारी में छिप जाए जब तक वह स्थिति की जांच करती है। जैसे ही उनके पुराने रूप बाथरूम में चले जाते हैं, तीनों फिर से चुपचाप अलमारी से बाहर निकलते हैं। पीट जेंट्स बाथरूम की ओर बढ़ता है लेकिन रे उसे रोक देता है और कहता है कि उन्हें किसी भी अनावश्यक खतरे से बचना चाहिए। इसके बजाय वे लेडीज बाथरूम का उपयोग करने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। पब अब एक सुनसान, बर्बाद और पोस्ट एपोकैलिप्टिक जगह में बदल चुका है। चारों ओर खामोशी और तबाही पसरी होती है। पीट भागते हुए बाथरूम में वापस जाता है और कुछ ही पलों बाद वापस लौटता है, दाढ़ी बढ़ी हुई, गंदा और बुरी तरह डरा हुआ। वह पूरी तरह से कीचड़ और गंदगी से ढका होता है और रे और टोबी से कहता है कि वो तब तक हमला नहीं करते जब तक तुम्हारे ऊपर उनकी गंध न हो। वह इतना सदमे में होता है कि अपने अनुभव के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह हथियार और खाना जुटाने पर जोर देता है। उनके पास कोई और योजना न होने के कारण तीनों तबाह हो चुके पब में सामान तलाशना शुरू करते हैं। खाने पीने का सामान, औजार, जो कुछ भी काम आ सके। पीट उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि उसने उन्हें पहले कहीं देखा है। 3 लोग ठीक उन्हीं कपड़ों में जैसे वे अब पहने हुए हैं। यह बात सभी को बेचैन कर देती है। पीट दोबारा बाथरूम में जाकर वापस जाने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन रे सुझाव देता है कि वे भविष्य में थोड़ी देर और रुकें, शायद कुछ और पता चले। टोबी कहता है कि वे आग के पास बैठकर मदद का इंतजार करें। पीट, जो अब पूरी तरह सर्वाइवल मोड में है, लकड़ी इकट्ठा करने चला जाता है ताकि वह अपने चाकू को एक भाले में बदल सके। टोबी आग के पास निगरानी करता है जबकि रे बाहर जाकर भविष्य की दुनिया को देखने निकलता है। इस बीच पीट कुछ खोज लेता है और बाकी दोनों को जोर से बुलाता है। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो दीवार पर एक पेंटिंग देखते हैं, एक अजीब सी तस्वीर जिसमें वे तीनों पब में बैठे हैं, ठीक उन्हीं कपड़ों में जो वे अभी पहने हुए हैं। तभी एक अजीब सी चरमराहट की आवाज होती है। डर के मारे वे बिना कुछ देखे समझे सीधे बाथरूम की ओर भाग जाते हैं। बाहर एक आदमी जो एक चरमराती हुई ट्रॉली धकेल रहा होता है, अचानक एक विशाल चींटी का शिकार बन जाता है। बाथरूम में वापस पीट एक पुराने अनुभव को याद करता है, कैसे एक बार बाहर कदम रखते ही जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई और वह एक जंगल में गिर गया। उसे नहीं पता कि वह कहां या कब था, लेकिन उसे शक है कि वह बहुत पुराने अतीत में था, इतने पुराने कि शायद उस समय उनके जीवाश्म भी पूरे नहीं बने थे। वहां उसने लाशें देखी, निर्जीव, बिखरी हुई, एक डरावनी याद जो अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। पीठ बताता है कि जंगल में कुछ जीव रात को ही बाहर आते हैं। तभी एक चीख सुनाई देती है और वे सभी एक टॉयलेट स्टॉल में छिप जाते हैं। उनके पुराने रूप बाथरूम में दाखिल होते हैं। पीठ उन्हें चेतावनी देना चाहता है, लेकिन रे और टोबी उसे रोकते हैं ताकि कोई पैराडॉक्स न हो। पुराने समय का रे स्टॉल की जांच करता है और लगभग उनका दरवाजा खोल देता है, लेकिन ठीक उसी समय पुराने पीठ की आवाज सुनाई देती है और वह वहीं से चला जाता है। जैसे ही उनके पुराने संस्करण बाथरूम से निकलते हैं, तीनों स्टॉल से बाहर आ जाते हैं। अचानक पुराना पीठ अंदर आता है, उन्हें देखता है और तुरंत बाहर चला जाता है। गंदा और बिखरा हुआ पीठ उसके पीछे दौड़ता है और रे और टोबी भी उसके पीछे भागते हैं। पब के अंदर वे देखते हैं कि वहाँ एक थीम नाइट पार्टी चल रही है। हर
हर कोई उन्हीं की तरह के कपड़े पहने हुए है। वे पीट को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार उसे खोज लेते हैं। तभी दीवार पर वही पेंटिंग नजर आती है। टोबी उसमें कुछ लिख रहा है। टोबी पहचानता है कि वह लेटर टू हॉलीवुड है। वे सोचते हैं कि शायद इसी लेटर के पीछे कुछ ऐसा लिखा है जिसने उन्हें मशहूर बना दिया, क्योंकि लेटर टू हॉलीवुड तो वह चीज नहीं हो सकती। तभी एक औरत मिल्ली वहां प्रकट होती है, जो दावा करती है कि उसने कैसी को ट्रेनिंग दी थी और अब उन्हें वापस घर ले जाने आई है। ये मानते हुए कि वे अपनी मूल समय रेखा में लौट चुके हैं, तीनों पुरुषों के बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। पब में वे अपने पुराने रूपों का इंतजार करते हैं कि वे फिर से बाथरूम जाएं। जैसे ही ऐसा होता है, वे चुपचाप अपनी पुरानी सीटों पर लौटते हैं और लेटर के पीछे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। फिर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है कि ये आइडिया आखिर किसका था। रे, जिसे पेशाब लगी है, कहता है कि वह बाहर जा रहा है। बगीचे में जब वह खुद को हल्का कर रहा होता है, कैसी फिर से प्रकट होती है और बताती है कि उसके लिए फिर से 6 महीने बीत चुके हैं और उसे टाइमलाइन की गड़बड़ी सुलझाने के लिए प्रमोशन भी मिला है। रे कहता है कि वह तो बस इस बात से खुश है कि वो वर्तमान में वापस आ गया। कैसी कहती है कि सिर्फ आधे घंटे की बात है, ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन रे जोर देता है कि वे कई दशकों तक भविष्य में फंसे रहे। शुरुआत में कैसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब रे उसे लेडीज बाथरूम में हुए टाइम लीक और मिल्ली से मुलाकात के बारे में बताता है तो कैसी का चेहरा बदल जाता है। वह बताती है कि मिल्ली असल में एक एडिटर है और वो उन्हें वापस लाने नहीं बल्कि मारने आई है। कैसी रे से कहती है कि वो वहीं रुका रहे जबकि वह मदद लेने जा रही है, लेकिन जैसे ही वह समय यात्रा के लिए अपनी मशीन सक्रिय करने की कोशिश करती है, वह काम नहीं करती। हालात की गंभीरता को समझते हुए रे भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है और मिल्ली की असली मंशा बताता है। वह सुझाव देता है कि लेटर को जला देना चाहिए, क्योंकि यही उनकी भविष्य की शोहरत की कुंजी है और मिल्ली इसी के जरिए उन्हें समय की किसी भी धारा में ढूंढ सकती है। अगर लेटर नहीं रहेगा तो मिल्ली के पास उन्हें मारने का कोई कारण नहीं रहेगा। टोबी हिचकिचाता है, सुरक्षा और सफलता के बीच झूलता हुआ। वह स्वीकार करता है कि उसके ज्यादातर आइडिया बेकार थे, लेकिन उसने हमेशा विश्वास रखा था कि लगातार कोशिश करते रहने से एक दिन कुछ अच्छा जरूर निकलेगा। अब जब उसे लगता है कि उसने वो एक चीज बना ली है जो उन्हें मशहूर करेगी, वह रे से विनती करता है कि लेटर को मत जलाओ, क्योंकि यही वह सबूत है कि उसकी मेहनत रंग लाई। रे पीठ से लाइटर छीन लेता है, लेकिन वो काम नहीं करता। गुस्से में वह पीठ से कहता है कि वह कोशिश करता रहे, जबकि वह माचिस ढूंढने जा रहा है। उसी दौरान कैसी रे से मिलती है और बताती है कि उसे टाइम सिग्नल नहीं मिल रहा, इसलिए वह यात्रा नहीं कर पा रही। पब के अंदर पीट और टोबी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। टोबी लेटर छीनने की कोशिश करता है। छीना झपट्टी में लेटर जमीन पर गिर जाता है। टोबी जैसे ही उसे उठाने बढ़ता है, मिल्ली अचानक वहां प्रकट होती है। वह टोबी से कहती है कि यही वो एकमात्र चीज है जो वे तीनों मिलकर कभी बनाएंगे और यही वो चीज है जिसके लिए उन्हें याद किया जाएगा। उसी वक्त रे वहां पहुंचता है और मिल्ली पर बंदूक तान देता है। कैसी बीच में आती है और मिल्ली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिल्ली टेलीपैथी से कैसी को बेहोश कर देती है। मिल्ली रे से कहती है कि उसकी टाइम मशीन में हथियार लगे हुए हैं और आसानी से उसके नकली खिलौना गन की पोल खोल देती है। फिर वह टोबी की ओर मुड़ती है और उसे एक प्रस्ताव देती है। अगर वह लेटर उसे दे दे तो वह तीनों को हमेशा के लिए लीजेंड बना देगी। टोबी के हिचकिचाने पर पीट लेटर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मिल्ली उसे अपने हथियार से झटका देती है। जमीन पर गिरा चक्कर खा रहा पीट नोटिस करता है कि कराओके मशीन से एक गाना बजना शुरू हो गया है। टोबी अब मन बना चुका है कि लेटर को नष्ट कर देना ही सही है। चिल्लाकर रे से कहता है, माचिस फेंको। रे जैसे ही माचिस फेंकता है, मिल्ली टोबी पर गोली चलाती है, लेकिन रे छलांग लगाकर टोबी के सामने आ जाता है और गोली खुद झेलता है। एक जोरदार धमाका पब को चीर देता है। हर कोई मारा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पीट ने पहले देखा था। रे मुश्किल से जिंदा मेज की तरफ रेंगता है, लेटर तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी अतीत का पीट पब में दाखिल होता है। यह मंजर देखकर दहशत में भाग खड़ा होता है। इसी पल रे गलती से बियर का गिलास गिरा देता है और लेटर उसमें भीगकर नष्ट हो जाता है। समय उल्टा बहने लगता है और वे तीनों फिर से मेज पर बैठे नजर आते हैं। वे देखते हैं कि लेटर पूरी तरह से मिट चुका है। तय करते हैं कि अब किसी और पब में चलना चाहिए। सड़क पर चलते हुए कैसी एक पोर्टल के जरिए प्रकट होती है। रे और कैसी एक दूसरे को चूमते हैं और कैसी बताती है कि वे पिछले 2 सालों से एक दूसरे को देख रहे हैं। कैसी बताती है कि जब रे ने बियर गिराई, उसने अनजाने में एक पैराडॉक्स बना दिया जिससे समय में लीक्स फैलने लगे हैं। अब उनके पास पृथ्वी को बचाने के लिए सिर्फ 14 घंटे बचे हैं। वह तीनों से आग्रह करती है कि तुरंत उसके साथ एक पैरेलल यूनिवर्स में चलें। तीनों उसके पीछे पोर्टल में चले जाते हैं। कुछ पल बाद रे और पीठ दीवार के पीछे से निकलते हैं और पुष्टि करते हैं कि बाकी सब चले गए हैं, लेकिन तभी एक दूसरा पीठ भी वहीं प्रकट हो जाता है। अचानक टोबी दौड़ता हुआ आता है। एक और टोबी उसके पीछे दौड़ रहा है। फिल्म खत्म होती है जब एक
पीठ थके हुए स्वर में कहता है, अब ये बहुत ज्यादा उलझने लगा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।